मित्रों, आज ये हमारा तीसरा संबोधन है, तीसरा लेक्चर है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि किसी भी मादक पदार्थ का, नशीली चीज़ों का सेवन करना ही अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, व्यक्तिमत्व की बीमारी है, आचरण की बीमारी है। और इस बीमारी की 5 विशेषताएं हैं। मैंने कहा नशे की बीमारी प्राथमिक है, स्थायी है, निरंतर बढ़ने वाली है, जानलेवा है। और अंत में कहा कि इस बीमारी के कारण नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में अस्वीकृति की भावदशा निर्माण होती है। अस्वीकृति, या जिसे हम डिनायल कहते हैं, उसकी व्याख्या मैंने की, उसका अर्थ मैंने आपको कहा कि नशा पीड़ित व्यक्ति जो 5 फैक्ट्स हैं, 5 वास्तविकताएं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो ये स्वीकार नहीं करता कि वो नशा पीड़ित है, वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसके जीवन में नशे के कारण ही अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है, जीवन के हर क्षेत्र में दुष्परिणाम हुए हैं। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसे नशा मुक्ति की नितांत और तुरंत आवश्यकता है। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसके भीतर ही कुछ दोष है, बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, जिसके कारण उसने स्वयं नशे को गले लगाया है। परिस्थितियां या दूसरे लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। और 5वीं बात, वो ये स्वीकार नहीं करता कि नशा मुक्ति के लिए उसे अपने परिवार का और नशा मुक्ति केंद्र का नियंत्रण स्वीकार करना चाहिए। ये जो अस्वीकृति की भाव दशा है, बहुत स्पष्ट रूप से नशा पीड़ित व्यक्ति के आचरण से प्रकट होती है। अगर आपने अपना भूतकाल पूरी ईमानदारी के साथ याद किया, स्मरण किया, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कई बार अस्वीकृति का प्रयोग किया है। मैंने अस्वीकृति के कारण बताते हुए आपको कहा कि नशा पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। एक तरफ वह नशे का गुलाम बन चुका है, अपने खुद के बलबूते पर वो नशे को छोड़ नहीं सकता, उससे मुक्त नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ समाज उसको अत्यंत हीन भावना से देखता है। ऐसे परिस्थितियों में वह एक सोपा रास्ता, एक आसान तरीका अपनाता है। वह वास्तविकता से इनकार करता है, वास्तविकता से पलायन करता है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि परिवार भी सामाजिक बहिष्कार के डर से अस्वीकृति की भावदशा में उसका सहभागी बनने जाता है। ये उदाहरण आपको अक्सर दिखाई देगा कि घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बेचारे परिश्रम कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, और घर का जो मुखिया है, जवान आदमी है, युवा व्यक्ति है, वो नशे में धुत पड़ा हुआ है, बल्कि वो अपने बूढ़े माँ बाप से और अपनी बीवी से या महिलाओं से पैसे मांग रहा है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि नशा पीड़ित व्यक्ति ने, चूंकि उसे नशा करने के लिए परिवार के किसी व्यक्ति ने पैसे देने से मना किया, तो उसने उसके साथ मारपीट की या कई बार उसका खून भी कर दिया। ऐसी घटनाएं आपको कई बार अखबार में या माध्यमों में आपको पढ़ने सुनने मिलेगी। और तीसरा कारण मैंने ये बताया था कि समाज में हमारे कई तथाकथित दयावंत लोग जो होते हैं, वो नशा पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे दया दिखाते हैं, उस पर दया का बर्ताव करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो, हर सरकारी महकमे में आपको 30 से 40% सरकारी लोग जो हैं वो नशे में डूबे हुए मिलेंगे। लेकिन ना कोई ऐसा कानून है,
ना कोई ऐसी पॉलिसी हमारे यहाँ कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए, बल्कि जो अधिकारीगण होते हैं वो ये दलील देते हुए दिखाई देते कि अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। तो इस तरह से ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में अस्वीकृति की भावना बहुत गहराई से फैल जाती है, बैठ जाती है। मैंने आपको आगे चल के कहा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम इस केंद्र में एक ये है कि आपको इस भाव दशा से मुक्त होना है। आपके मन में जो अस्वीकृति की भाव दशा है उसका अध्ययन करें। भूतकाल में आपने उसका कैसा प्रयोग किया है उसको आप देखें और उससे पूरी ईमानदारी के साथ मुक्तता पाने का प्रयास करें। अगर वैसा आप करते हैं तभी आपके जीवन में नशा मुक्ति का प्रारंभ संभव है। अगर आपने अपनी मनोदशा, अपनी भाव दशा में कोई परिवर्तन नहीं लाया तो आपके नशा मुक्ति कार्यक्रम एक पाखंड बन के रह जाएगा। अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया शब्द है, उसे कहते हैं ड्राई ड्रंक सिंड्रोम, सूखा मद्यपी, कोरडा मद्यपी। यानी क्या कि आपने किसी कारणों से नशा नहीं किया है, या तो आपको नशा उपलब्ध नहीं रहा, आपके पास पैसा नहीं रहा, या मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला और आपने नशा नहीं किया है, लेकिन चूंकि भाव दशा आपकी वही है तो आपके आचरण से ये पता चल जाता है कि साहब आप अभी भी नशा पीड़ित ही हो, आप नशे से मुक्त जीवन नहीं बिता रहे। इसलिए शारीरिक रूप से जितना आपको नशे से दूर रहना आवश्यक है, नशा मुक्ति में सफलता पाने के लिए आपको दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है कि आप अपनी मनोदशा, अपनी भाव दशा बदलें। बिना संकोच, बिना लज्जा, बिना भय के इस बात को स्वीकार करें कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूँ, और जो उससे जुड़ी हुई जो मैंने 5 बातें आपको बताई, अगर आप उसको स्वेच्छा से, श्रद्धापूर्वक, मनपूर्वक स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन को जरूर प्रारंभ होगा। इसलिए नशा मुक्ति का प्रारंभ आत्म जागृति से, अर्थात अस्वीकृति की भावना से मुक्त होने के बाद ही प्रारंभ होता है। मैंने आपसे कहा कि अपने भूतकाल का आप आत्म परीक्षण करें तो आपको पता चलेगा कि आप भी इसी रास्ते से गुजर चुके हैं। अस्वीकृति की जो भाव दशा है उसी के रास्ते से आपने आज तक प्रवास किया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 8 प्रकार से नशा पीड़ित व्यक्ति इस भाव दशा को प्रकट करता है। अस्वीकृति की भाव दशा प्रकट होने का जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं सिंपल डिनायल, सीधी सादी सरल अस्वीकृति। यहां पर नशा पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल साफ सीधे तरीके से अस्वीकार करता है कि वो नशा करता है। अक्सर ऐसा कई बार होता है कि हम किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम होता है नशा मुक्ति पर अलग अलग नाम से, और कई बार ये होता है, खासकर जो औद्योगिक संस्थान होते हैं, मुझे अनुभव है कि बजाज ऑटो में या महिंद्रा में मैं कई बार जा चुका हूँ, या कई फैक्ट्री में हमको बुलाते हैं, वहाँ पर भी ये देखा गया है कि वो लोग जब हमारा उद्बोधन वहाँ पर रखते हैं, लेक्चर वहाँ पर रखते हैं, आयोजित करते हैं, प्रोग्राम आयोजित करते हैं, तो वो चुने हुए लोगों को जरूर बुलाते हैं। जिन लोगों के बारे में उनके पास रिपोर्ट होती है कि साहब ये व्यक्ति नशे से संबंधित है, उन लोगों को या उनके परिवार के लोगों को उस प्रोग्राम में वो जरूर बुलाते हैं, और हमें प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वो सब लोग बेचैन हैं। जैसे ही उन्होंने नशा मुक्ति का बोर्ड देखा, उसका बैनर देखा, वो बेचैन हो गए कि हमको क्यों बुलाया गया यहाँ पर। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको अगर बिना बताए इस केंद्र में लाया गया होगा, जैसे ही बाहर आपने सद्भाव नशा मुक्ति केंद्र का बोर्ड देखा, आपके दिल में हलचल मच गई कि ये क्या हुआ, मैं कहाँ आ गया। क्योंकि आप अपने हृदय के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर इस बात को अस्वीकार करते हैं कि मैं नशा पीड़ित हूं। पूरी तरह से आप अस्वीकार करते हैं,
और इसलिए जैसे ही नशा मुक्ति की बात चलती है, उसका आप बोर्ड देखते हो, बैनर देखते हो पहली बार में, तो आप जो है विस्मय चकित हो जाते हो और आप कहते हो कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं थोड़ी नशा पीड़ित हूँ। और वहाँ पर मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि रेलवे का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया गया था जो नशे से संबंधित थे, जो नशा करते हुए पकड़े गए थे या जिनके बारे में शक था। और जैसे ही मेरे बारे में परिचय देना शुरू हुआ तो कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब हमको हमारी बातें पहले सुन ले। तो कहने लगे साहब मैं तो नशा करता ही नहीं, बहुत पहले करता था, पता नहीं मेरा नाम क्यों यहाँ आ गया, किसी ने गलती से दिया होगा या जानबूझ के मेरा नाम यहाँ दिया गया, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की बातें शुरू होगी। तो हमने कहा भाई नशा मुक्ति की बात अगर आप सुन भी लोगे तो उसमें कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा, कौन सा जो है अखबार में छप जाएगा या कौन सा टीवी पर आपका जो है लाइव चला आएगा। अगर नशा मुक्ति के कार्यक्रम में आप बैठ भी गए, आपने 2 बातें सुन भी ली, तो उससे आपका नुकसान क्या है। वही बातें यहाँ पर भी हमको सुनाई देती है। आप में से कई लोग प्रारंभ में इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि मैंने तो नशा किया ही नहीं, मैं तो बहुत थोड़ा करता था, वो तो घर वाले जानबूझ के लाए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती है और उसका कारण है कि आपके मन में सीधी, सरल, सपाट अस्वीकृति मजबूती के साथ मौजूद है। तो जब नशा पीड़ित व्यक्ति सीधे से अस्वीकार करता है कि मैं नशा पीड़ित हूँ, तब उसे कहते हैं सीधी, सरल अस्वीकृति। आगे चलते हैं। अगला जो प्रकार है उसे कहते हैं ब्लेमिंग डिनायल, पर दोष अस्वीकृति। यहाँ पर जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो स्वीकार तो करता है कि मैं नशा पीड़ित हूँ, मैं नशा करता हूँ, लेकिन उसके लिए वो दूसरे तमाम लोगों को दोषी मानता है और बड़े जोर शोर से कहता है कि साहब वो विक्टिम है, उसका शोषण हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है। फिर वो कभी बीवी की शिकायत करेगा कि साहब मेरी बीवी बहुत झगड़ालू है, वो परेशान करती है इसलिए मैं पीता हूँ। कभी कहेगा साहब मेरे माँ बाप मुझे परेशान करते हैं इसलिए पीता हूँ। कोई कहेगा मेरा पड़ोसी बड़ा मुझे परेशान कर रहा है इसलिए मैं पीता। कोई कहेगा मेरा मकान मालिक बड़ा जालिम है उसके वजह से मैं पीता हूँ। संक्षेप में सारी दुनिया बहुत जालिम है और ऐसी जालिम दुनिया में बिना नशा किए साहब कोई कैसे जी सकता है। तो गम बुलाने के लिए, तनाव से दूर जाने के लिए इस तरह की बातें वहाँ पर कही जाती है और ये कहा जाता है कि साहब मैं परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ इसलिए मैं नशा करता हूँ। हिंदी फिल्मों के कारण ये जो ब्लेमिंग डिनायल है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपने देवदास फिल्म देखी होगी। देवदास का जो पात्र है उसके डायलॉग लोग इस्तेमाल में लाते हैं, कौन कमबख्त पीने के लिए पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं क्योंकि हम जी सकें। तरह तरह के डायलॉग जो हैं, संवाद जो है कहे जाते हैं और ये बताने का प्रयास होता है कि साहब हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हम तनाव में जी रहे हैं, हमारे साथ दुनिया जो है वो अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और इसलिए हम मजबूरी में नशा कर रहे हैं। मित्रों, देवदास का जो पात्र है वो कथा में, कहानी में, उपन्यास में या फिल्मों में भले ही आपको मनोरंजक लगता हो, अच्छा लगता हो, लेकिन वास्तविक जीवन में वो एक भगोड़ा व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, डरपोक है, जीवन से भागने वाला आदमी। जीवन का अगर आपको आनंद लेना है, जीवन को अगर आप जो है पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको समस्याओं से लड़ना होगा, समस्याओं का मुंह देना होगा। दुख से, चिंता से, भय से, मुसीबतों से भागने को जीवन जीना नहीं कहते। इसलिए अपने मन में अगर ये भाव दशा है आपके तो उसे आप भगा दीजिए। दूसरों को दोष देना, दूसरों में सारी दुनिया आ सकती है। आपके मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि नशे से मेरा ही नुकसान हुआ है और अगर मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा तो मेरा ही प्रथम लाभ होगा। पत्नी का लाभ होगा, बच्चों का लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, देश का लाभ होगा, मानवता का लाभ होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले चरण पर आप हैं। इसलिए मन में ये भाव पैदा कीजिए कि नशा मुक्ति मुझे अपने लिए करनी है। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए
नशा मुक्ति के राह पर चलना चाहते हैं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। नशा मुक्ति लेकिन किस लिए? अपने लिए। अगर आप जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, जीवन में जो संगीत है, उल्लास है, उमंग है, रोशनी है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो आपको नशे से मुक्त होना पड़ेगा। जब आप नशा करते हो तो जीवन की जो अच्छी बातें, जिसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो जीवन का सारा सत्य, वो सारा शिव, सारा सुंदर से जो है आप हाथ खो देते हो। आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, न सौंदर्य आएगा, न संगीत आएगा, न उत्साह आएगा, न उमंग आएगी, न रोशनी आएगी। आपके जीवन में नशे के कारण दुख, चिंता, भय, तनाव और पीड़ाओं के अलावा कुछ भी आने की संभावना नहीं है। इसलिए अपने मन में ये भाव दशा पैदा कीजिए कि मुझे अपने लिए नशा मुक्त होना है, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, मैं जीवन को भरपूर जीना चाहता हूँ, जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ, जीवन को भोगना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे नशे से मुक्त होना आवश्यक है। ये भाव दशा अगर आपके भीतर पैदा हुई मित्रों, तो फिर दुनिया को जो दोष देना है वो आपका बंद हो जाएगा। माना कि दुनिया में दुख हो सकता है, चिंता हो सकती है, भय हो सकता है, बुराई हो सकती है, आपके ऊपर अन्याय भी हुआ होगा, लेकिन इसका कहीं से भी ये अर्थ नहीं है कि आप नशे को गले लगाइए। अगर आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, तो नशा उसका जवाब नहीं है, नशा उसका रास्ता नहीं है। वो करने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। कई लोग जो हैं बोले साहब नींद नहीं आती थी इसलिए पीना शुरू किया। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नशा करने से आपको नींद आई। नशा करने से बेहोशी आ सकती है, नींद नहीं। और बेहोशी एक बहुत खतरनाक मानसिक स्थिति है। शराब पीने से कोई भूख नहीं लगती, ना कोई आपका जो है हाजमा जो है ठीक होगा। लेकिन ये ऐसे कई प्रकार के भ्रम है, उसकी हम चर्चा आगे कभी करेंगे। लेकिन यह सारे भ्रम मन में से निकाल दीजिए कि नशे से कोई लाभ होने की आपको संभावना है। नशे से किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ हो आपको होने की संभावना नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो आपका नुकसान ही होगा और जीवन से आप बहुत दूर चले जाओगे। आप अंधकार की तरफ जाओगे, आप मृत्यु की तरफ जाओगे, आप विनाश की तरफ जाओगे। और ये जो तमाम सारी बातें हैं, दुख, चिंता, भय, तनाव, पीड़ाएं, ये सब से आपका रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। मित्रों आगे चलते हैं। तीसरी जो अस्वीकृति की भाव दशा है वो है मिनिमाइजिंग डिनायल, लघुकरण अस्वीकृति। जब नशा पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन का हिसाब किताब लगाने बैठता है, कोई उससे सवाल करता है, तो वो अपने जीवन में नशे के कारण जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसको बहुत छोटा करके बताने का प्रयास करता है। अक्सर हमने देखा है, हमारे पास जो पारिवारिक जानकारी आती है उसमें लिखा होता है कि साहब बीवी इसको छोड़ के चले गई है, शायद दोबारा ना आए, या कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका होता है। लेकिन जब हम पूछताछ करते हैं, जब हम उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, तो प्रारंभ में वो ये कहता है कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं फ़ोन करूँगा दौड़े दौड़े चले आएगी बीवी। लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। पुराने ज़माने में शायद ऐसा होता होगा। 20 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश में जो महिलाएं थी, उनके लिए पति जो है वो प्रत्यक्ष परमेश्वर हुआ करता था। पति को छोड़ना, डिवोर्स देना बहुत बुरा माना जाता था। और उस समय महिलाएं जो है वो बेचारी शराबी पति की जो है गालियां खाती थी, मारपीट सहन करती थी, और फिर भी अपने परिवार को, अपने पति को, बच्चों को पकड़ के रहती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज अगर आप जाओगे अदालतों में तो आपको पता चलेगा कि जितने भी डिवोर्स के मामले हैं उसमें से 50 से 60% मामले जो हैं वो नशे के कारण वहाँ महिलाएं आई, पीड़ित महिलाएं आई, या डोमेस्टिक वायलेंस के कारण आई भी है। तो अब जो नई जनरेशन है उनकी महिलाएं, वो लड़कियां जो है कभी नहीं चाहेगी कि उनका पति शराब पीने वाला हो, नशा करने वाला हो। और ऐसे आपको हजारों लाखों परिवार जो है केवल नशे के कारण टूटे हुए मिलेंगे। तो ये जो मिनिमाइजिंग डिनायल है,
इसमें नशा पीड़ित व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो भी भयंकर दुष्परिणाम हुए हैं उसको कम करके मामूली बता के जो है उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। अक्सर देखा गया है ऑफिस में, उसके फैक्ट्री में उसको सस्पेंड कर देते हैं, नोटिस दे देते हैं, उसका प्रमोशन रुक जाता है, कई बार टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन जब बात छेड़ी जाती है, उससे पूछा जाता है तो वो उसको जो है रफा दफा करना चाहता है। बोलते हैं कोई ऐसी खास बात नहीं, मुझे नौकरियों की क्या कमी है, नौकरी कहीं मिल जाएगी, सिर्फ सस्पेंड किया है, वो सस्पेंशन मेरा कभी भी समाप्त होता है। इस तरह से वो लीपापोती करने का काम करता है। आर्थिक मामलों में वही है, उसका ढेर सारा नुकसान हुआ है, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, उसकी साख समाप्त हो गई, कोई उसको पैसा देना नहीं चाहता, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं तो यहाँ से जाने के बाद मैं बिजनेस करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन पैसा कौन देगा तुझे? दूसरों से वो आस लगाता है, वो ज़मीन पर चलना नहीं चाहता, आसमान की बातें करता है, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता कि मेरी साख समाप्त हो चुकी है, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी, तभी संभावना है कि मुझे कुछ जो है रास्ता मिले, मेरी साख नहीं बची है, ये वो स्वीकार नहीं करता। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुतांश लोगों के साथ होता है कि जब उनका काउंसलिंग होता है, उनसे पूछा जाता है, काउंटर अटैक किया जाता है उन पर, उनके भूतकाल के बारे में, तो वो लिपापोती का काम करने लगते हैं। जो उनके जीवन में समस्याएं घटी है, जो दुष्परिणाम हुए हैं, दुखद परिणाम हुए हैं, नुकसान हुआ है, उसको कम करके बताने का, उसको नज़रअंदाज करने का वो काम करते हैं। इसको कहते हैं मिनिमाइजिंग डिनायल, यानी लघुकरण अस्वीकृति। आगे चलते हैं, आगे हैं डाइवर्टिंग डिनायल, दिशा भ्रम अस्वीकृति। यानी नशा पीड़ित व्यक्ति जब नशा मुक्ति की बात चलती है तो वो उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर बात करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप यहाँ से निकले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आपका समय, आपने यहाँ पर बढ़िया ट्रीटमेंट लिया, आपका शरीर स्वस्थ हो गया, मन स्वस्थ हो गया, आपके मन में आत्मजागृति का भाव पैदा हो गया, और आपने तय किया कि आपके जितने भी परिचित लोग हैं, करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, उनको आप समझाएंगे, बुझाएंगे और इस केंद्र में लाके उनको भी नशा मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। गए आप यहाँ से और आपका एक पुराना साथी आपको मिला जिसने कई बार आपके साथ बैठ के शराब पी है, नशा किया है। आप उससे मिले, नमस्कार हुआ और फिर आपने बात शुरू की कि अरे मैं फलानी जगह गया था, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट रहा, बड़ा मुझे अच्छा लगा, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है, मुझे अब बहुत फ्रेश लग रहा है, मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया है, तुम भी वहाँ पर चलो, कोई डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारा परिचय करा दूंगा, मैं तुमको सारी जानकारी देता हूँ, तुम वहाँ पर एडमिट हो जाओ और तुम भी अच्छे हो जाओ, तुम भी मेरी तरफ से नशा मुक्त जीवन बिताओ। वो सारी बातें सुन लेगा, बड़े आराम से सुन लेगा, लेकिन जवाब में कहेगा अरे वो तुम्हारे बेटी की शादी की बात चल रही थी, कोई लड़का मिला क्या नहीं मिला? अगर ना मिला हो तो मुझे बताओ, मेरे पास एक से एक बढ़िया लड़कों के पते मैं ट्राई करता हूँ। या वो कहेगा तुम्हारे बेटे का एडमिशन का मामला चल रहा था, तुम्हारे बेटे को एडमिशन मिला कि नहीं मिला, और अगर ना मिला हो तो मैं कोशिश करता हूँ। इस तरह से वो विषय को छोड़कर, नशा मुक्ति का विषय छोड़ के वो दूसरे टॉपिक पर बात करने लग जाता है, जैसे उसने आपकी बात सुनी ही नहीं। ये जो भाव दशा है इसे कहते हैं डाइवर्टिंग डिनायल, दिशा भ्रम अस्वीकृति, यानी वो अपना ट्रैक बदल लेता है, अपनी दिशा बदल लेता है और नशा मुक्ति पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। आगे चलते हैं। अगला जो बिंदु है, अगला जो प्रकार है डिनायल का, उसे कहते हैं जस्टिफाइंग डिनायल, समर्थक अस्वीकृति। ऐसे कई लोग आप मिलेंगे, वो बिल्कुल बहकी बहकी बातें करते हैं, अरे पुराण काल से लोग नशा कर रहे हैं, महाकाल जो है वो नशा करते थे, कितने बड़े बड़े लोग नशा करते हैं, वो 2-4 लोगों के नाम गिनवा देगा। और डॉक्टर बाटली वाला ने मुझे बोला था कि थोड़ी थोड़ी लिया करो, उससे तुम्हें बढ़िया नींद आएगी और हार्ट भी तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। अब डॉक्टर बाटली वाला केवल इसका ही इलाज करते हैं और किसी का इलाज नहीं करते। इस तरह से जो नशा पीड़ित व्यक्ति है
वो ये दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो अकेला नशा नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, उसने कौन से ऐसी जो है बड़ी बुरी बात कर दी तो उसको जो है इसके लिए जो है समझाया जा रहा है या उसको जो है टारगेट किया जा रहा है। जस्टिफाइंग डिनायल, यानी एक बढ़िया वकील जैसे अपने दोषी क्लाइंट का बचाव करता है ना। हम एक अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया वकील लगाते कोर्ट में ताकि हम दोष मुक्त हो जाए, हमें कोई सजा ना मिले। वैसे ही ये जो नशा पीड़ित व्यक्ति है ये खुद का अपना बढ़िया वकील बन के उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या उसको जो है दोषी माना जा रहा है, उससे मुक्त होने का प्रयास करने के लिए वो इस तरह की ऊट पटांग दलीलें दे जाता है, लेकिन बड़े जोर के साथ वो ये सारी जो है दलीलें देता है। तो ये जो प्रकार है इसको कहते हैं जस्टिफाइंग डिनायल, यानी समर्थक अस्वीकृति। आगे चलते हैं। आगे जो डिनायल का प्रकार है उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिनायल, बौद्धिक अस्वीकृति। यहाँ जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो अपना सामाजिक स्थान, अपनी शिक्षा, अपना व्यवसाय, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी राजकीय स्थिति, इनका वर्णन करके प्रभावित करना चाहता है। मुझे एक अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ एडमिट हुए थे, काफ़ी वर्षों पुरानी बात है। आप जानते हैं एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद में हमारे देश में एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, उसमें से एक कोर्स होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, और वो मास्टर ऑफ सर्जरी थे ईएनटी, यानी आँख कान नाक के डॉक्टर। तो वो जब पढ़ रहे थे तभी उनको पीने की आदत लगी। मित्रों में जब कोई पार्टियां होती होंगी तब वो पीने लगे। चूँकि वो बुद्धिमान थे, एमबीबीएस हो गए, उसके बाद में एमएस भी कर लिया उन्होंने, लेकिन जब एमएस कर रहे थे तो और उनका पीना बढ़ गया। और जब वो डॉक्टर बन के आए, बढ़िया उनको दहेज मिला, अच्छी शादी हुई उनकी जोरदार तरीके से, अस्पताल उन्होंने खाला, लेकिन जब तक कि वो अपने खुद के अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगते तब तक कि उनका पीना बहुत बढ़ चुका था, चरम सीमा को जा पहुंचा था। अब उनकी जो पत्नी थी वो भी क्वालिफाइड थी, लिखी पढ़ी हुई थी, दबंग थी। उसने देखा कि पतिदेव तो जो है रोज़ नशा करते हैं, चोरी से चुपके से, और ऐसे में अस्पताल का चलना मुश्किल है। कोई भी आदमी भले ही वो नशा पीड़ित हो, वो नशा करने वाले डॉक्टर से अपना इलाज कराना नहीं चाहेगा। वैसे ही हुआ कि उनके अस्पताल में प्रारंभ होते ही वो चलने से पहले ही जो है डूबने लगा। तो उनके पत्नी ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि साहब इनको हर हाल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करके ठीक करना जरूरी है। एक दिन सुबह उनको जो है जल्दी से तैयार होने के लिए कहा गया, और जैसे ये तैयार हुए इनको गाड़ी में बिठाया, ड्राइवर को सब पहले प्लान बता दिया गया था। गाड़ी निकली और सीधे जो है करीब 10-11 बजे जो है सद्भाव नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच गई। अब वो बोर्ड देखने के बाद में उनको समझ तो आ गया, लेकिन वो पत्नी से थोड़ा डरते थे तो चुपचाप बैठे रहे। पत्नी ने उनको अंदर लाया, कहा कि साहब इन्हें एडमिट कीजिए, ये नशा करते हैं। वो फॉर्म वगैरह भरना शुरू हो गया। अब जब काउंसलर उनसे व्यक्तिगत जानकारी का फॉर्म भरा रहा था तो बड़ी सुंदर, बड़ी दिलचस्प जो है उनमें संवाद हुआ। काउंसलर ने उससे पूछा कि आपकी पढ़ाई बताइए, पहले नाम पूछा, पता पूछा, उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब आपकी शिक्षा बताइए, आप कितने पढ़े लिखे मुझे बताइए। तो उन्होंने वो एकदम बिल्कुल सावधान हो गए और कहने लगे लिखो MBBS MS ENT। जब वो काउंसलर ने ये लिख लिया तो उन्होंने उल्टा काउंसलर को पूछा, अब तुम्हारी शिक्षा बताओ, तुम्हारा एजुकेशन बताओ। तो काउंसलर बेचारा नया था तो उसने कहा कि साहब मैंने MA साइकोलॉजी में कर रखा है। तब डॉक्टर साहब बोले कि देखो कितने बुरे दिन आए हैं मेरे कि एक मामूली MA साइकोलॉजी पढ़ा हुआ आदमी मेरे जैसे MBBS MS ENT ऐसे डॉक्टर का इलाज करने जा रहा है। वो ये जताना चाहते थे कि साहब वो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके पास इतना ज्ञान है कि उनका इलाज आप जैसे लोग कर ही नहीं सकते, वो तो खुद ही इसका इलाज करने में समर्थ है। ऐसा अक्सर हमको देखने को मिलता है
कि नशा पीड़ित व्यक्ति का पॉलिटिकल जो है उसका पॉलिटिक्स में जो है उसकी साख है, उसके पहचान के लोग बड़े ओहदे पर हैं या बड़ा ऑफिसर हैं या वो बहुत अमीर हैं या उसके बड़े लोगों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे स्थिति में नशा पीड़ित व्यक्ति जो है वो अपना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय या शैक्षणिक जो है परिचय देके लोगों को जो है डराना चाहता, दबाना चाहता, प्रभावित करना चाहता ताकि उसे नशा पीड़ित ना माना जाए। ऐसा कई बार हुआ है कि इसी केबिन में मैं बैठकर जब किसी से व्यक्तिगत बात करता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं साहब वो जो बाहर बैठे हुए लोग, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो गए बीते नशा पीड़ित हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हाई क्वालिटी की पीता हूँ, थोड़ी पीता हूँ, मुझे सब कुछ समझ है। ठीक है, मैं पीता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शराबी हूँ, मैं बेवड़ा हो गया। अब कोई शराब पीने वाले व्यक्ति को अगर आप शराबी कहें तो ये कोई गाली नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अस्वीकृति की भाव दशा में है उसको आप शराबी कह के देखिए उसको कितना गुस्सा आता है। बोलेगा मुझे शराबी कहा जा रहा, मैं इतना गया पीता हूँ कि मैं थोड़ी सी पी लेता हूँ, कभी कभार पी ली, इसका मतलब मैं शराबी हो गया क्या? मैंने तो बहुत सोबर शब्द का प्रयोग किया है समाज में, इससे और भी बुरे शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। तो वहाँ आपकी प्रतिक्रिया क्या होती होगी आप कल्पना कीजिए। इसलिए ये जो इंटेलेक्चुअल डिनायल है ये भी बड़ी खतरनाक डिनायल है, क्योंकि ये आपके भीतर जो अहंकार है, धन का अहंकार है, आपके शिक्षा दीक्षा का जो है अहंकार है, आप कोई बड़े ओहदे पर हैं उसका अहंकार है, वो अहंकार आड़े आता है और आप ये सोचते हैं कि चूँकि मैं ऊंचे ओहदे पर हूँ, मैं साधारण लोगों से बड़ा हूँ तो मुझे प्रिविलेज है, यानी अगर मैं पी भी लेता हूँ तो मुझे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं हाई पोजीशन पर हूँ। तो ये जो आपके मन में का अहंकार होता है, उस अहंकार के कारण ये इंटेलेक्चुअल डिनायल कई बार पैदा होता है। तो हम आगे चलेंगे। आगे जो डिनायल का प्रकार है उसे कहते हैं साइलेंट डिनायल, यानी मौन अस्वीकृति। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि मान लो आप यहाँ से गए, कल्पना करते हैं, कल्पना करने में क्या अर्थ है कि यहाँ पर आपको आत्म जागृति हो गई और आपने सोचा कि साहब मैंने तो नशा मुक्ति का रास्ता चुन ही लिया, लेकिन जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे परिचित हैं, कोशिश करूं कि मैं उनको भी नशा मुक्ति केंद्र में ले जाऊं, उनको भी मैं नशा मुक्ति का रास्ता दिखाऊं। और इस तरह से यहाँ से जाने के बाद में आप अपने करीबी मित्र के पास गए, जिसके साथ आपने बैठ के कई बार नशा किया था, उससे आप मिले और आपने नशा मुक्ति का बखान शुरू किया कि अरे साहब नशा मुक्ति केंद्र में मैं गया था, इतना लाभ हुआ, फलाना हुआ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मेरी भूख बढ़ गई, मेरा खून बढ़ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, अब मेरे घर के लोग भी बड़े सुख हैं। इस तरह से आपने सारा बखान किया और वो जो आपका मित्र था, वो जो आपका साथी था, उसने आपकी हर बात बड़े शांति से सुनी, हाँ हूँ कहते गया, लेकिन आपकी बात समाप्त हुई तो उसने जो है कोई भी जवाब नहीं दिया, मौन रहना पसंद किया। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे कहते हैं मौन अस्वीकृति। तुम बको, हमें एतबार है। आप चाहे कितनी भी बात करो, उस पर कोई असर नहीं होता, वो उसका जवाब तक देना जो है उचित नहीं मानता। ऐसी जो डिनायल की स्थिति है उसे कहते हैं मौन अस्वीकृति, साइलेंट डिनायल। अब आगे चलते हैं। ये जो आखिरी अस्वीकृति का प्रकार है वो भी हिंदी सिनेमा के कारण बहुत पॉपुलर है, वो है एग्रेसिव डिनायल, यानी आक्रामक अस्वीकृति। आपने शोले फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में जो नायक है धर्मेंद्र, वो पानी के टंकी पर चढ़ जाता है और वहाँ से शराब पी के, शराब के नशे में जोर जोर से चिल्लाता है सुसाइड सुसाइड सुसाइड। मित्रों, बिल्कुल इसी स्टाइल में न केवल बाहर की दुनिया में बल्कि इस केंद्र में आने के बाद भी कई लोग इस डिनायल का प्रयोग करते हैं। इस केंद्र में आने के बाद में वो कहते मैं यहाँ रह नहीं सकता, मैं इथे राहु शकत नहीं, मैं कभी अकेला नहीं रहा, मैं ऐसे परिस्थितियों में नहीं रह सकता, आप जल्दी से मेरे घर को कॉल लगाइए, मेरे घर वालों को जल्दी बुलाइए।
मेरा ऐसा हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, यूँ होगा त्यों होगा, इस तरह की बातें होती है। और अगर आपने नहीं किया तो फिर मुझे कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, मैं सुसाइड कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ, मैं यहाँ से छलांग लगा सकता हूँ। घर वाले लोगों से अगर फोन गलती से बात हो जाए तो घर वालों को डराया जाता है कि अभी के अभी आप मुझे लेने आ जाओ, नहीं तो फिर आप मेरा मरा मुंह देखोगे, या फिर अगर आप लेने नहीं आए तो फिर आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। इस तरह की बिल्कुल फिल्मी अंदाज में डायलॉगबाजी होती है। इसको कहते हैं एग्रेसिव डिनाइल, आक्रामक अस्वीकृति। और घरों में ये अक्सर देखा गया है कि जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़े लोगों को, कमज़ोर लोगों को बहुत गंदी गालियां देते हैं, उनको मारपीट करते हैं और एक टेरर, एक दहशत घर में पैदा करते हैं ताकि लोग जो है उनके नशा मुक्ति की बात ना करें, उनके नशे के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। ये एक बहुत ही प्रातिनिधिक चित्र है। नशा करने के बाद में हंगामा करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये एक बहुत ही साधारण सा मामूली चित्र है जो आपको हिंदुस्तान के हर गांव में, शहर में आपको दिखाई देगा। और इसके पीछे नशा पीड़ित व्यक्ति का एक ही में उद्देश्य होता है कि लोगों में दहशत बनी रहे, लोग उससे डरें और लोग उसके नशा मुक्ति की बात गलती से भी ना करें। कई लोग कुछ और तरीका अपनाते, थोड़ा सा बुद्धि को उसमें मिला के करते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से मैसेज भेजते हैं, जिसका डिस्चार्ज हुआ या डिस्चार्ज होने वाला है उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, उसको बोलेंगे मेरा ये पता है, मेरा ये नंबर है, मेरी माँ से बात करना। घर में जो कमज़ोर व्यक्ति है उससे बात करने के लिए कहा जाता है। मेरी माँ को कहना कि यहाँ उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो बहुत बीमार है, अगर उसको आप लेके नहीं आए तो मर जाएगा। इस तरह की जो है मिर्च मसाला लगा के घर पर जो है मैसेज भेजा जाता है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण याद आ रहा है। ये काफ़ी समय पहले की बात है। ये बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हैं वो उस समय बन रही थी, करीब 2001 साल की बात है। ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो इस बिल्डिंग से लगा हुआ एक नीम का बहुत बड़ा घना पेड़ था। तो मैंने लोगों से कहा कि पेड़ उगाने में, उसको बड़ा करने में लंबा समय लगता है, करीब ये 20-25 साल का पेड़ होगा, तो इसको काटते नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उस पेड़ की एक टहनी बिल्डिंग के ऊपर से जा रही थी। कुछ काम अधूरा था, टेरेस को भी ढकना बाकी था। तो एक पेशेंट जो नासिक का रहने वाला था, वो मल्टी ड्रग एडिक्ट था। घर वाले उसको झूठ बोल के लाए। उसने इतना परेशान कर रखा था घर वालों को भी और गली के लोगों को भी कि गली के जो लोग थे उन्होंने डराया था इन लोगों को कि अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो हम पुलिस में जाएंगे और आपको यहाँ से, इस गली में से घर छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। तो घर वाले बेचारे घबराए क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कोहराम मचा रखा था। तो उसको झूठ बोल के यहाँ लाए। उससे कहा गया कि तुमको केवल 1 हफ्ते के लिए ले जा रहे हैं, बड़े मुश्किल से 1 हफ्ता रहना है, 5 दिन हफ्ता भर, उसके बाद में हम तुमको ले आएंगे। तो ये जो है नशे के हालत में चला आया कि 1 हफ्ता क्या यूँ निकल जाएगा। और फिर वो सोचता था कि मैं तो हर जगह चालाकी कर सकता हूँ, धूर्तता कर सकता हूँ, लोगों को डरा धमका सकता हूँ, मेरे जैसा कौन डॉन है, वो खुद को डॉन समझता था। तो वो बड़े शान से आ गए, बोले चलो कहाँ ले चलना है, ऐसे कौन से डॉक्टर बन गए जो मेरा नशा छुड़वा देंगे, देखता हूँ मैं ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। बड़े रौब से वो आया, केंद्र में भर्ती भी हो गया। भर्ती होने के बाद में करीब 8-10 घंटे के बाद में जैसे जैसे उसका नशा उतरने लगा वैसे वैसे वो बेचैन होने लगा। उसको दवाइयाँ दी गई, कुछ हद तक है तो उसकी बेचैनी, उसका दर्द कम हुआ। वो दिन गिनते रहा, 1 दिन 2 दिन, सबसे कहता था कि मैं तो 5, 6, 6ठे दिन 7वें दिन तो मैं चला जाऊंगा, घर वाले आने ही वाले हैं। बल्कि रोज़ वो यही कहता था कि घर वालों के मेरे फलाने दिन आएंगे, उस दिन मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अब घर वालों को आना ही नहीं था, हमको भी पता था कि ये
घर वाले जो लोग हैं वो 5 दिन के बाद में या 7 दिन के बाद में भी आने वाले नहीं हैं। 7वां दिन निकला और वो बहुत बेचैन हो गया, बहुत उसको गुस्सा आया, लेकिन क्या करता। बहुत उसने कह देखा कि घर पर फ़ोन लगाओ, ये करो वो करो फलाना करो। तो हमने कहा भैया वो तो तुमको यहाँ लाने के लिए उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता भर रखेंगे, यहाँ कम से कम महीना भर तुमको रहना पड़ेगा। अगर अच्छे से रहोगे महीने के बाद चले जाओगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। अब उसने सोचा कि यहाँ से जाना असंभव है। सब दिमाग लगाया उसने। जैसे शिवाजी महाराज जो है वो मुग़लों के पैरे से आगरा से निकल गए थे, वैसे हर नशा पीड़ित सोचता है कि मैं भी बहुत बहादुर हूँ, बहुत चालाक हूँ, दूर तो यहाँ से कहीं से निकल जाऊँगा। तो वैसे उसने अपना दिमाग दौड़ाया। तो उस समय जो टेरेस था वो ढका हुआ नहीं था। करीब गर्मी के दिन थे, करीब 1-1:30 बजे के आसपास खाना ख़त्म हुआ सब लोगों का। सब लोग अपने अपने बेड पर जाके लेट गए, लेकिन ये अपने बेड पर जाकर नहीं लेटा, ये किसी दरवाजे के पीछे जाके छुप गया। और जैसे सब लोग सो गए, स्टाफ चला गया, वैसे ये धीरे से टेरेस पर चला गया। टेरेस पर जाने के बाद में वो जो पेड़ की टहनी बिल्डिंग पर आई हुई थी, वो टहनी को इसने छलांग लगा के पकड़ लिया और टहनी को पकड़ के धीरे धीरे जो है ये पेड़ पर चला गया और वहाँ से इसको ज़मीन पर उतरना था। अब जो आदमी मल्टी ड्रग एडिक्ट हो, 1 हफ्ते भर में उसमें इसके शरीर में या उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं आएगी कि वो लटक के पेड़ से नीचे आ जाए। तो 10-15 मिनट के बाद में उसके हाथ कँपने लगे और वो धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही जो है उसकी टांग टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई और वो ज़ोर से चिल्लाया। अब वो आसपास जो लोग थे वो भी चिल्लाए। तो केंद्र के जो कर्मचारी थे उनको आवाज़ आई तो वो दौड़ते गए वहाँ पर, क्योंकि उस समय यहाँ पर ज़्यादा बस्ती नहीं थी 2001 में। तो जैसे कर्मचारी लोग दौड़ के गए तो देखा उन्होंने ये अपना अंडरपैंट और बनियन पर था और ज़ोर से गिरा। वो तो करा रहा था क्योंकि बहुत मजबूत ज़ोर से तरीके से उसको लगा था, हड्डी टूट गई थी हाथ की एक पैर की। तो वो करा रहा था, रो रहा था। दौड़े दौड़े गए, उसको पकड़ के लाए और फिर इसको शाम को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास हम लेके गए। देखिए आदमी कितनी चालाकी करता है, कितनी धूर्तता करता है, कितनी बुद्धिमानी लगाता है। वहाँ डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसका एक्सरे निकाला गया और उसको प्लास्टर लगाया गया। जब डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको जांच कर रहे थे तब उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन से क्या कहा होगा, अपने तकलीफ के बारे में नहीं कुछ कहा। उसने कहा डॉक्टर साहब आपकी जितनी फीस हुई होगी, जितना आपका बिल हुआ होगा, उसके दुगुना मैं आपको दिलवाऊंगा। जितना बिल आपका बनेगा उसके दुगुना मैं आपको दूंगा, दिलवाऊंगा। लेकिन आप मेरा काम करो, आप जो लोग मुझे यहाँ लाए हैं नशा मुक्ति के, उनसे आप कहिए कि इस पेशेंट का इलाज जलगांव में नहीं हो सकता, इसको नासिक जाने दो वापस। अब वो डॉक्टर तो मेरे मित्र ही थे, उनको बड़ी हंसी आई मन में। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूंगा। और मुझे उन्होंने कहा, बोले इतना होशियार पेशेंट है, बोले बुद्धिमान, मैंने पहला पेशेंट देखा जो मुझे ही रिश्वत दे रहा था बोले। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो नशा पीड़ित होते हैं वो अपना बचाव करने के लिए, पलायन करने के लिए कई बार जो है अपनी जान भी धोखे में डालते हैं। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें वास्तविकता का पता नहीं होता और वो कई बार बहुत गहरे मुसीबत में फंस जाते हैं। जॉब चला जाता है, परिवार टूट जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। मैं ऐसे कई आपको किस्से बता सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ जो वास्तव में घटे हुए हैं। लेकिन उस सब का उद्देश्य यही है कि आपके मन में जो अस्वीकृति की भाव दशा है उससे मुक्त हो जाइए, वरना वो आपके जीवन में गहरे संकट इसके बाद में भी जो है उपस्थित कर सकती है। बाकी बीमारियों में आपकी भाव दशा जो है वो अस्वीकृति में नहीं जाती। आपको कैंसर हो जाए, आपको टीबी हो जाए, आपको मलेरिया हो जाए, आपको फ्लू हो जाए, दुनिया की किसी भी बीमारी में पीड़ित व्यक्ति की, बीमार व्यक्ति की भाव दशा, मनोदशा
अस्वीकृति में नहीं जाती, वो वास्तविकता का पूरी तरह से स्वीकार करता है, वो अपने इलाज के लिए राजी रहता है, अपने इलाज का आग्रह करता है। लेकिन नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में अस्वीकृति की भाव दशा बहुत गहराई से जमी होती है, इसलिए वो नशा मुक्ति की प्रक्रिया से अपने आप को बचाने का पुरजोर प्रयास करता है। इसलिए अगर आपको किसी से बचना है, किसी से सावधान होना है, तो वो शत्रु, वो आपका दुश्मन आपके ही मन में है, और वो आपका दुश्मन है अस्वीकृति की भाव दशा। इसलिए अगर आप ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी के साथ अगर व्यसन मुक्त जीना चाहते हैं, तो आपको ये काम यहीं पर करना होगा कि अपनी मनोदशा बदलिए, अस्वीकृति की भाव दशा से बाहर निकल के आत्म जागृति की भाव दशा निर्माण कीजिए। ये काम आपको ही करना है, हम लोग केवल आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप करना नहीं चाहते तो इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है कि साहब आपको दवाई गोली दे के जो किया जाए। परिवार वाले थोड़ा सा जो है आपके जीवन में हस्तक्षेप करके कर सकते हैं, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा मर्यादाएं हैं। परिवार वाले अगर आपके जीवन में हस्तक्षेप करें, मानसिक दबाव पैदा करें, तो उससे भी आपको लाभ होने की पूरी संभावना होती है। मित्रों, मैंने कहा आपको कि अस्वीकृति सी भाव दशा से मुक्त होकर आपको आत्म जागृति की भाव दशा अपने मन में पैदा करनी है। आत्म जागृति का अर्थ क्या है? आत्म जागृति की व्याख्या है कि जब नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में पश्चाताप के गहरे भाव व परिवर्तन की, बदलाव की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, और ये सब परिवर्तन जो है भावनाओं के स्तर पर और आचरण के स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, तो उसे कहते हैं आत्म जागृति की भाव दशा। आपके वचन देने से, आपके सौगंध खाने से, संकल्प करने से, वचन देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी करना है वो भावनाओं के स्तर पर करना है, आचरण के स्तर पर करना है। क्या करना है भावनाओं के, आचरण के स्तर पर? पश्चाताप के गहरे भाव मन में पैदा करना है कि मैंने नशा किया, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है, नासमझी है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई मर्दानगी नहीं है, मेरा कोई लाभ नहीं हुआ है। नशे के कारण आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो गंभीर दुष्परिणाम हुए, उसका ईमानदारी के साथ हिसाब लगाइए। अगर आप वो हिसाब लगाएंगे ईमानदारी के साथ, पैसा कितना बर्बाद हुआ, समय कितना बर्बाद हुआ, परिवार में कितने कलह पैदा हुए, समाज में आपकी अप्रतिष्ठा कितनी हुई, हर क्षेत्र में आपकी हानि हुई है। लेकिन उसका हिसाब लगाने के लिए, उसका स्वीकार करने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर वो है तो आपको ये पहला काम करना है कि अपना बही खाता खोल के हिसाब लगाइए। तो पश्चाताप के गहरे भाव उत्पन्न होना चाहिए। उसके बाद में जो परिवर्तन है, बदलाव है, सुधार है, जिसके आप हामी भर रहे हैं, वो आपके आचरण के स्तर पर, भाव दशा के स्तर पर दिखाई देना चाहिए। जो तीव्र इच्छा व्यक्त की जा रही है कि हाँ मैं अब नशा छोड़ दूंगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे पर भरोसा किया जाए, अब देख लेना, मुझे सिर्फ बाहर जाने दो, मुझे सिर्फ मौका मिलने दो, मुझे सिर्फ एक मौका दिया जाए, वो जो आप बात कर रहे हैं वो यहीं से, इसी केंद्र में से दिखाई देनी चाहिए, दूसरे लोगों को अनुभव में आनी चाहिए कि नहीं, इसके आचरण में बदलाव आया है, इसके भाव दशा में सुधार आया है, जो स्पष्ट रूप से सब लोगों को दिखाई देना चाहिए। और अगर आप नशा मुक्ति केंद्र में जो सारे कार्यक्रम हैं उनको अगर आप स्वेच्छा से, श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी के साथ अगर आप करते हैं, तो इस बात को बल मिलता है कि हाँ आप में कोई परिवर्तन आया है, सुधार आया है, वो इच्छा आपकी भावनाओं के स्तर पर दिखाई दे रही है। तो आत्म जागृति का अर्थ ये समझ लीजिए कि जब आपके मन में पश्चाताप के गहरे भाव उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन की, बदलाव के, सुधार की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, और ये सारी बातें आपके आचरण के स्तर पर, भाव दशा के स्तर पर जब दिखाई देने लगती है सब लोगों को, तब ये कहा जा सकता है
कि आपके मन में आत्म जागृति की भाव दशा निर्माण हुई है। अब ये आत्म जागृति की भाव दशा निर्माण होने के बाद में जो मानसिक सुधार की प्रक्रिया है उसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन आत्म जागृति का भाव गहरा करने के लिए यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक जो है वो शेयरिंग का कार्यक्रम है, आत्मकथन का, मौखिक आत्मकथन का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम लिखित स्वाध्याय है। वहाँ हमको पता चलता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने चेहरे पर चाहे जितने चेहरे लगा लीजिए, है ना। एक बड़ा सुंदर हिंदी फिल्मी गाना है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो नशा मुक्ति केंद्र में ये काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। बिल्कुल मासूम सा चेहरा लेके बोले कि नहीं 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 अब तो मैंने छोड़ ही देना है, अब तो बिल्कुल मेरे समझ में आ गया है। अगर आपके वास्तव में समझ में आ गया है, आपने परिवर्तन को अपना लिया है, तो आपके आचरण में वो दिखाई देना चाहिए। उसमें से एक है मौखिक आत्मकथन। जब आपको बैठा के हम पूछते हैं कि भैया बताओ अपनी कहानी, तो आपकी लीपापोती शुरू हो जाती है। जब आपको स्वाध्याय पुस्तिका दी जाती है तो आपका असली चेहरा बाहर आ जाता है। एक एक लाइन में लिखता है वो, एक एक लाइन में, मेरा बालपन बहुत अच्छा गया, किशोर अवस्था भी बहुत अच्छी गई, जवानी भी बहुत अच्छी गई, मित्रों के संगत में नशा लग गया, नशे से कोई हानि नहीं हुई, अब मैं नशा छोड़ दूंगा। 5 वाक्य में उसकी कहानी खत्म। नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी बेईमानी कूट कूट के भरी है। अभी आप वास्तविकता को स्वीकार करने से डर रहे हैं, आपके मन में भय है, आपके मन में कोई जो है बहादुरी आप नहीं दिखा रहे। वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, उसका वर्णन कीजिए, उसका हिसाब लगाइए कि मैंने कब नशा किया, कब से मैंने प्रारंभ किया, उसके लिए मैं कितना दोषी था, परिस्थितियां कितनी दोषी थी, मैंने कितना पैसा बेहिसाब खर्चा किया, उसमें उसका हिसाब लगाइए थोड़ा बहुत। क्या नुकसान हुआ आपका, नौकरी में कितना हुआ, पढ़ाई में कितना हुआ, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आपके पीछे आपको पता है। लेकिन आप ये दर्शाना चाहते हैं कि ऑल इज वेल। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। हमें पता है, क्योंकि आप में से बहुतांश लोगों के घर वाले पारिवारिक जानकारी का जो फॉर्म हम मंगवाते हैं उसमें आपका असली चेहरा हमको पहले ही पता हो जाता है। नशाखोरी की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है प्रारंभ, जिसको कहते हैं, वहां पर चोरी छुपे नशा होता है। प्रारंभ की जो अवस्था है उसमें आपके मन में लज्जा है, भय है, संकोच है, इसलिए आप चोरी छुपे नशा करते हो। आप किसी को बताना नहीं चाहते, परिवार से आप छुपाना चाहते हो। थोड़ा सा नशा कर लिया, चोरी छुपे आए, अपना चोरी छुपे कार्यक्रम चल रहा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने समारोह पूर्वक सब लोगों को बुला के नशा प्रारंभ किया हो कि भाइयों और बहनों, आज 1 जनवरी के शुभ मुहूर्त पर मैं नशे का प्रारंभ करने जा रहा हूं, आइए सब लोग। कोई नहीं, सब चोरी छुपे मामला शुरू होता है, क्योंकि अभी आपके मन में लज्जा है, भय है, संकोच है। आप इंतजार कर रहे हैं इन लोगों का कि जो पहले से पी रहे हैं और वो आपको बढ़ावा देंगे, वो आपको मदद करेंगे, ऐसे लोगों का आप इंतजार कर रहे हैं। किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में जहां आपको मौका मिला, आप झट से वहां चले गए और आपने चुपचाप सेवन कर लिया। भीड़ में, ऐसे भीड़ में जहां लोग नशा करते हैं, वो भीड़ का आपको इंतजार रहता है। प्रारंभिक अवस्था में आप ऐसे मित्रों का, ऐसे भीड़ का इंतजार करते हैं, उनका शोधन करते हैं जहां पर आपको आसानी से नशा करना मिल सके। द्वितीय अवस्था जो है, यहाँ पर अब आपकी जो नशे की मात्रा है और उसकी वारंवारिता है, आप बढ़ने लगी है। अब जैसे ही वो समय हुआ, आपके दिमाग में घंटा बजने लगती है, आप बेचैन होने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको और अधिक मात्रा में नशा मिले, जल्दी जल्दी नशा मिले। अब इस अवस्था में आप जो है
छुपाने के बहानेबाजी का प्रयास करते हो। पहले प्रारंभ में अवस्था में आपने छुपाने का प्रयास किया। मान लो आप पी के आए तो आप घर रात देर में आओगे, देर से आए, प्याज वगैरह खा लिया, पान चबा लिया, उसमें इलायची वगैरह चबा लिया ताकि किसको आपकी बदबू नहीं आए। और घर में आते ही जैसे आप बहुत थके हुए हैं ऐसे जाके चुपचाप जाके लेट जाओगे, किसी को पता ही नहीं चले। प्रारंभ की अवस्था में आपने पूरी तरह से छुपाने का प्रयास किया और आप उसमें शायद सफल भी हो गए। द्वितीय अवस्था में आप पकड़े जाते हो क्योंकि मात्रा बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब आपने बहानेबाजी शुरू कर दी। मैं क्या करूं, दोस्तों ने माना ही नहीं, ज़बरदस्ती पिला दिया। क्या करूं, मेरे बॉस ने ज़बरदस्ती पिला दिया। द्वितीय चरण में आपने बहानेबाजी शुरू कर दी। नहीं मैं तो पीना ही नहीं चाहता था, तुमको तो पता ही है, लेकिन वो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, तो दूसरों को दोष देके जैसे आप बिल्कुल इनोसेंट हैं और लोगों ने आपको ज़बरदस्ती पिला दी है, इस तरह की आप दूसरे चरण में आप बात करते हो। छुपाने का, अपने बहाने बनाने का आप प्रयास करते हो। तीसरा जो चरण है, यहाँ पर आप जो है नशा चरम सीमा पर आने को लगा है। अब आप छुपाने का प्रयास नहीं करते, बहानेबाजी का प्रयास नहीं करते, अब आप खुल के समर्थन करना चाहते हैं। फिर मैं थक जाता हूँ, मैंने पी लिया तो क्या हो गया, मैं कमाता हूँ, 2 पैसे मैंने खर्च किए तो क्या हो गया, पीना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, बड़े लोगों में जाना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। इस तरह की जो है ऊंचे स्वर में अब बात हो रही है। एक तरह से डराना धमकाना शुरू हो गया है। अगर बीवी प्रेम का वास्ता आपको देती है कि देखो मेरी सौगंध है, आप नहीं पीना, ये फिर से पी के आएगा। अगर बीवी डराएगी कि मैं मायके चली जाऊंगी तो ये कहता है कि अच्छा कल जाने वाली है, आज चली जा, अभी बिठा के आता हूं मैं। अब तीसरे चरण में लज्जा, भय, संकोच समाप्त हो चुका है। अब नशे ने आपका पूरा दिमाग व्याप्त कर लिया है। आपके सबके सब मनोव्यापार, विचार, भाव, इच्छा, कल्पना, स्मरण और निर्णय, ये 6 भी मनोव्यापार जो है उस पर नशे ने पूरी तरह से अपनी पकड़ बिठा ली है। इसलिए आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि भैया ये अब 101% नशा पीड़ित है। बहुत थोड़े लोग, 10%, 20% लोग तीसरी अवस्था में यहाँ लाए जाते हैं। और चतुर्थ अवस्था है, इस अवस्था में आप उपद्रव खड़ा करते हो। जो चतुर्थ व्यवस्था है उसमें सब तरह का उपद्रव शुरू हो जाता है। मतलब काम धंधा ठप हो जाता है, नौकरी ठप हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, दुनिया भर के सारे उपद्रव चौथे चरण में प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर घर वालों को सोचना पड़ता है कि भैया इसका कोई तो भी इलाज किया जाए। अब इलाज कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, इस पर सोचने में समय जाता है। लोग इंक्वायरी करते हैं, घर बैठे इसको दवाई दे के हो सकता है क्या कोई तावीज बांध के मामला हल हो जाए तो अच्छा है, किसी साधु को पकड़ लिया जाए, कोई यज्ञ याग कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी लोग सफल नहीं हो पाते। तब कोई कहता है अरे साहब वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में ले जाया जाए। अब अगर आप दबाव में आ गए, झूठ बोल के आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वीआईपी कहलाते हो, आपको टीम पकड़ने आती है, बोले चलो भैया लगाओ इंजेक्शन उठाओ, ये भी मामले हैं। नशा मुक्ति केंद्र में एक भी व्यक्ति जो है पहले या दूसरे चरण में नहीं आता। जो 2 पहले चरण हैं जिसमें लज्जा, भय और संकोच अभी बाकी है, अभी डिनायल मजबूती के साथ नहीं जन्मी है, ऐसे 2 चरणों में कोई भी व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में नहीं लाया जाता, वो नहीं आता। 20% तक के लोग तीसरे चरण में आते हैं, जहां परिवार सावधान है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है, सेंसिटिव है, वहां पर पहले 20% तीसरे चरण के लोग लाए जाते हैं। लेकिन 80% लोग जो है चौथे चरण के ही उम्मीदवार होते हैं, जिन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली है। अब कोई पढ़ने को बचा नहीं, अब वो यहाँ पर आते हैं।
इसलिए हमारा काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में डिनायल बहुत स्ट्रांग है, चतुर्थ अवस्था में है, उसको उससे बाहर निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लंबा काम है। क्योंकि शारीरिक बदलाव तो आ जाएगा, दवाइयाँ दी जाएगी, इंजेक्शन दिए जाएंगे, फलाना दिया जाएगा, तो शारीरिक रूप से तो हम उसको स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उसका प्राप्त होने में हम बहुत से बार जो है सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उसके भीतर जो डिनायल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके पास सैकड़ों हथियार हैं मन के, वो सब हथियारों का प्रयोग करता है। हमको बदनाम करने की कोशिश करता है, परिवार वालों को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है इमोशनली। घर जाने के बाद में ऐसे ऐसे ड्रामे शुरू होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अरे मैं तो आपके कहने पर वो केंद्र में चला गया, 1 महीना कैसे निकाला मेरी आत्मा जानती है। हमारे यहाँ एक पढ़े लिखे विद्वान मित्र थे, तो 2 महीने हो गए, 3रा महीना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा भैया कम से कम मेरी घर पर तो बात करा दो। हमने कहा ठीक है भाई, बात करा देते हैं। तो फ़ोन पर वो अपने भाई से कहने लगे मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ किस तरह से रह रहा हूँ। तो उसके भाई ने जवाब दिया भैया शराब का मज़ा भी तूने ही लिया था, तो तू ही वहाँ का मज़ा ले, हमारा क्या लेना देना है। तेरी आत्मा ने शराब का भी मज़ा लिया, अब तेरी आत्मा नशा मुक्ति केंद्र का भी मज़ा ले, हमें उससे क्या लेना देना है। तो इस तरह से भावनाओं से खेलना, ब्लैकमेलिंग करना, घर वालों को डराना धमकाना, और उसके लिए इस केंद्र को हर हद तक के बदनाम करने का काम भी लोग करते हैं। ये डिनायल का ही एक हिस्सा होता है। यहाँ से जो लोग डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनको फ़ोन नंबर देना, उनके द्वारा मैसेज देना, ये सारी बातें होती रही थी। मैं जो आपको नासिक के सज्जन का आपको उदाहरण दे रहा था, तो वो केंद्र में आने के बाद में उन्होंने एक नया जो है हथकंडा अपनाया। एक जो पेशेंट था वो नासिक का ही रहने वाला था, उसके आसपास का, उसको उन्होंने नंबर दिया, घर का पता दिया और बढ़िया ढंग से उसको सिखाया। बोले घर को जाके ऐसा माल मसाला लगा के बातें करना कि मेरे घर वाले दौड़ते लेने आए, जब मेरा डिस्चार्ज होगा तो तुझे मैं चाहे वो इनाम दूंगा। अब देखिए एक मजे की बात ये होती है कि एक नशा पीड़ित की मित्रता दूसरे नशा पीड़ित से बिना विलंब होती है। 2 लोग जो नशा बिल्कुल नहीं करते उनमें दोस्ती होने की संभावना बहुत कम होती है। कहीं पर भी आप जाके देखिएगा, अगर 2 लोग नशा नहीं करते तो उनमें मित्रता होना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 2 लोग नशा करने वाले हैं, वो कहीं पर भी मिल जाए, उनको बहुत थोड़ा साथ में मिल जाए तो भी उनमें मित्रता हो जाती है। हमारे एक बहुत बड़े कवि हो गए हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। उन्होंने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, एक मधुशाला नाम का उनका काव्य संग्रह है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मस्जिद मंदिर बैर बढ़ाते, मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, एका करती मधुशाला। तो ये एक बहुत ही मानसिक चमत्कार है कि 2 नशा करने वाले लोग अगर 1 घंटा आधा घंटा भी पास में बैठ जाएं, उनको थोड़ा सा भी मौका मिल जाए, उनमें मैत्री हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो वो उसने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसको बढ़िया मसाला डाल के उसको मैसेज दे दिया। वो उसके घर गया, बोले साहब आपने कहाँ आपके भाई को डाला? अरे वो तो नर्क में है, मर जाएगा अगर आपने लाने नहीं गए तो। उसके हालात बहुत ख़राब है, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, उसका इलाज नहीं हो रहा, उसको दवाई नहीं दी जा रही, आप जल्दी से जाके उसको ले आइए। अब उसके घर वाले तो इतनी पीड़ा पर झेल चुके थे, उनको सब पता था कि क्या मामला है। तो उन्होंने उसको जवाब दिया, कहने लगे भैया तू जाके उसको जवाब दे दे कि तू वहाँ अगर मर भी गया तो हमें उसका कोई सुख दुख नहीं है। जब हमने उनको मैसेज दिया कि साहब उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने कहा साहब आपका बिल कितना हुआ बता दीजिए, हम पैसे भेज देते हैं। अच्छा हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, अब भागने की संभावना समाप्त हो गई। घर वालों को खुशी हुई कि उसका हाथ पैर टूट गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि घर वाले लोग उसके कारण कितने परेशान थे। तो ये एक काला चित्र है, ये एक जो पक्ष है वो बहुत बुरा पक्ष है कि हमारे समाज में जागृति के अभाव में नशा पीड़ित जो है वो पहली 2 अवस्थाओं में नशा मुक्ति केंद्र में नहीं लाया जाता।
चतुर्थ अवस्था में लाया जाता है, जब तक कि उसके मन में जो भाव दशा है अस्वीकृति की वो बहुत गहराई से जड़ें जमा लेती है। इसलिए नशा मुक्ति कार्य में सफलता मिलने का जो प्रमाण है, जो परसेंटेज है, वो कम हो जाता है और उसके कारण जो है और भी कई सारी प्रमुख समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। मित्रों, इस प्रकार से मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने भूतकाल का ईमानदारी के साथ परीक्षण कीजिए, अपने मनोदशा का परीक्षण कीजिए और ये जो आपकी शत्रु है अस्वीकृति की भावदशा, दुनिया में आपकी सबसे एकमेव बड़ी शत्रु है, उसके अलावा कोई आपका दुश्मन नहीं है, उससे मुक्ति पाने का ईमानदारी के साथ प्रयास कीजिए। अगर उसमें आप सफल हो गए तो आप निश्चित रूप से जीत गए, आपका बचा हुआ जीवन आप निश्चित रूप से व्यसन मुक्त बिता सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं। तो आज इसी के साथ हम यहीं पर जो है विश्राम लेंगे। नमस्कार।